हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हमने दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कर लिया है, उसकी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था तक। और उसके बीच में जो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य भी हम इसी के साथ पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत के, तो हमने वो भी कंप्लीट कर लिए। उसी से रिलेटेड हमने टॉप 50 क्वेश्चन बनाए हैं। तो आइए हम देखते हैं ये टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ कैसे कैसे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन, दिल्ली सल्तनत के राजस्व के प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। तो ये बात सच है। दूसरा, दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन संस्था, प्राचीन देशी संस्था थी। नहीं, ये प्राचीन देशी संस्था नहीं थी। फिर तो ये दिल्ली सल्तनत में ही आई थी। तीसरा, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। तो ये बोल रहा है मीर बख्शी। तो मीर बख्शी का जो पद था, ये दिल्ली सल्तनत से कोई, दिल्ली सल्तनत से भी इसका कोई लेना देना नहीं है, खिलजी को तो छोड़ो। तो ये आया था आपका मुगल काल में। तो इस बोल रहा उपयुक्त में से कौन सा, ये कौन से कथन सही है? तो कौन सा लगाओगे? सही पूछ रहा है। तो पहला यहाँ पे गलत ये हो, दूसरा यहाँ पे पहला सही हमने बताया, दूसरा गलत हो जाता है। तीसरा, मीर बख्शी का मुगल काल में आया था, तो ये भी गलत हो जाता है। इसलिए इसका आंसर होगा केवल वन। ये मीर बख्शी है। मीर बख्शी किसका मालिक होता था? विभाग था एक, दीवाने आरिज। आरिज, इसका जो हेड था वही मीर बख्शी कहलाता था। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। ये तो सबको पता होगा, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इनका एक ही क्रम आता है। पहला ऑप्शन ए बलबन, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा ऐबक, चौथा मोहम्मद गोरी। तो क्या होगा इसका आंसर? और इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि ऐबक के बाद इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश के बाद बलबन। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें बोला, यह पहला ऑप्शन है, यह एक तुर्क गुलाम था। दूसरा, उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तीसरा, उसने तराइन, तराइन का युद्ध, तराइन युद्ध के बाद भारत में सल्तनत का विस्तार किया। और पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है। ये नए ट्रेंड पे बने हुए क्वेश्चन है, जैसे आजकल यूपी पीसीएस में या आर में पूछ रहा है। तो इसे यहाँ पर पूछ रहा है सही नहीं है कौन सा। तो कौन सा होगा इसमें? तो देखते हैं। ये एक तुर्क गुलाम था, बिल्कुल सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन वहां तक, दिल्ली तक आया ही कहाँ था? दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। इल्तुतमिश को ही तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा, उसने तराइन युद्ध के बाद भारत में सल्तनत का विस्तार किया। भाई, जब मोहम्मद गोरी उसको छोड़ करके कुतुबुद्दीन ऐबक को इक्ता यानी भूमि का एक टुकड़ा देकर वापस चला गया था, तो तराइन युद्ध के बाद ही तो हुआ ये सब। तो ये भी सही है। इसका मतलब दूसरा ही इसका गलत है, और बोला कौन से सही नहीं है। तो केवल टू। आगे देखते हैं। इल्तुतमिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उसने तुर्कों की भारत विजय को स्थायित्व प्रदान किया। दूसरा, ख्वारिज्म शाह, यहाँ कहाँ का था? ईरान का, के खतरे को टालने हेतु उसने लाहौर के लिए कूच किया। और बोला है उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है या है? कौन सा होगा इसमें? तो इसमें उसने तुर्कों की भारत विजय को, सही बात है भाई, कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश से आया और इसी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुलाम वंश का। तो भारत विजय को स्थायित्व इसी ने प्रदान किया था। दूसरा, ख्वारिज्म शाह जो ईरान का था, इसने मध्य एशिया को, में मध्य एशिया को अपने नियंत्रण में ले लिया था। वो तो इसको इल्तुतमिश को खतरा था कि ये कहीं भारत की तरफ या लाहौर पे या दिल्ली की ओर कूच ना करे, उससे पहले ये लाहौर को कूच कर गया था। इसलिए इसके ऑप्शन दोनों सही हो जाते हैं। तो चौथे का ऑप्शन होगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त करने में अमीरों और उलेमाओं को इल्तुतमिश ने रजामंद कर लिया। दूसरा, रजिया के शासनकाल में राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष कभी नहीं हुआ। तो बोल रहा है उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है। तो कौन सा होगा इसमें? चलो देखते हैं। तो रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त करने में भाई इल्तुतमिश अपने बेटों को गद्दी के जो राजगद्दी थी उसके लायक नहीं मानता था, इसलिए इल्तुतमिश ने अमीरों उलेमाओं को राजी कर लिया रजिया को गद्दी पे बिठाने के लिए, सिंहासन पे बैठने के लिए। तो यही मुस्लिम जो मध्यकाल में मुस्लिम शासिका कौन थी, तो वो प्रथम यही थी रजिया। तो इसलिए पहला सही हो जाता है। दूसरा, रजिया के शासनकाल में राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष कभी नहीं हो, तो पहला तो सही है। दूसरा, भाई जब वो खुले मुंह से दरबार में आने लगी थी तभी तुर्क सरदारों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है। दूसरा, जब उसने गैर तुर्कों को सामंत बनाया उस समय भी ये तुर्क सरदार इसके खिलाफ हो गए थे। तो दूसरा सही नहीं है। अब बोलो उपयुक्त में कौन सा सही नहीं है, तो इसमें केवल टू सही नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बलबन के संदर्भ में। बलबन गुलाम वंश का था। यह है पहला, बलबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह अपने आप को ईरानी अफसरशाह का वंशज मानता था। दूसरा, इसने सत्ता को शक्तिशाली बनाकर सारी शक्तियों को अपने हाथ में केंद्रित की। और तीसरा, बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज का पुनर्गठन किया। तो बताओ उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है या है, कौन सा होगा इसमें? तो ये गुलाम वंश का था। अपने को उच्च वंश का दिखाने के लिए इसने अपना जो संबंध था वो ईरानी अफसर सियाब का जो वंशज था उससे जोड़ा, तो इसलिए ये सही है। इसने सत्ता को शक्तिशाली बनाकर अपनी सारी जो शक्ति अपने हाथों में केंद्रित की, ये भी सही है। भाई ये इसलिए सही है कि इसने तुर्क 40 जो था इल्तुतमिश ने बनाया था उसको इसने समाप्त कर दिया था और सारी शक्ति अपने कंट्रोल में ले ली थी। तीसरा, बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज यानी एक सैनिक विभाग था इसका पुनर्गठन किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी तीनों सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन ने उत्तर में मालवा और गुजरात से लेकर दक्षिण में मदुरै तक अधिकार स्थापित किए। दूसरा, उसने जो प्रादेशिक विस्तार का नया दौर प्रारंभ किया उसे मोहम्मद बिन तुगलक के चरम तक पहुंचाया। उपयुक्त उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं यह है, बताओ कौन सा होगा इसमें? केवल वन, केवल टू, वन और टू दोनों, ना तो वन और ना ही टू, कौन सा होगा इसमें? भाई सही बात है। अलाउद्दीन ने उत्तर में मालवा गुजरात से लेकर दक्षिण में मदुरै तक अधिकार स्थापित किया। अलाउद्दीन ने साउथ दौरा किया था। दूसरा, भाई तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे ज़्यादा एरिया पे कब्जा किया और शासन किया, तो इस वजह से उसने प्रादेशिक विस्तार का जो नया दौर प्रारंभ किया जो अलाउद्दीन ने स्थापित किया था उसी को किसने, मोहम्मद बिन तुगलक काल में, और मोहम्मद बिन तुगलक ने ही उसे चरण पर पहुंचाया था, इसलिए ये भी सही होगा। दोनों सही है। तो 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन की सेना ने जब गुजरात पर आक्रमण किया उस समय वहां का शासक कौन था? तो ये सारी चीजें जो हैं ये नोट्स में है, यदि आपको देखना है तो दिल्ली सल्तनत का वीडियो आप जाके देख सकते हो। तो पहला है राजा रतन सिंह। दूसरा, राजा रायकरण सिंह। तीसरा, राजा हमीर देव। और चौथा, राजा रामचंद्र। तो कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा बी। अलाउद्दीन की सेना ने जब गुजरात पर आक्रमण किया उस समय वहां का शासक कौन था? तो राजा रायगढ़। क्यों? क्योंकि ये बिना प्रतिरोध लिए ही अलाउद्दीन की जब सेना वहां पर गई थी गुजरात पर आक्रमण करने के लिए, तो इसने बिना प्रतिविरोध के ही गुजरात से भाग गया था, राजा रायकरण सिंह। आगे देखते हैं। मलिक काफूर को किस आक्रमण के तहत बंदी बनाया गया था? पहला, रणथंभौर। दूसरा, चित्तौड़। तीसरा, गुजरात। और चौथा, देवगिरी। कौन सा होगा इसमें?
तो इसमें होगा गुजरात आक्रमण। भाई गुजरात पे जब आक्रमण किया था तो इसको मलिक काफूर को वहां पे बंदी बना लिया था, लेकिन भला हुआ इसका कि इसको वापस अलाउद्दीन को ही सौंप दिया और अलाउद्दीन खिलजी का ये भरोसेमंद बन गया, और जिससे भरोसा बढ़ते बढ़ते इसको सैन्य कमांडर तक अलाउद्दीन ने नियुक्त कर दिया था। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली पर किस वंश का शासन था? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। ठीक है, तो तैमूर का जो भारत पर आक्रमण था, यदि आपको ये पता है, ये है 1398 ईस्वी में। अब 1398 की बात करें तो 1398 के आसपास कौन सा शासन था, यानी 1320 से 1414, कौन था? तुगलक वंश। तो इसका आंसर क्या हुआ? तुगलक। आगे बात करते हैं, 11वां क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था? भाई अलाउद्दीन का कौन खास बन गया था? मलिक काफूर। तो ये खिज्र खां, खुसरो खां, मलिक काफूर और जफर खां, कौन सा आंसर होगा इसमें? तो इसका आंसर होना चाहिए सी। तो देवगिरी, यहाँ पे देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? मलिक काफूर ने। और यदि हम बात करें तो देवगिरी का जो शासक था या राजा, वो राजा कौन था? राजा था रामचंद्र। राजा रामचंद्र। आगे बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि प्रदान की? पहला राजा हमीरदेव, दूसरा राजा रामचंद्र, तीसरा राजा रायकरण और चौथा मलिक काफूर, कौन सा होगा इसमें? तो इसमें है, वो है राजा रामचंद्र। जब देवगिरी पर जब देवगिरी पर अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरा आक्रमण किया, तो दूसरे आक्रमण के समय राजा रामचंद्र ने अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। जब आत्मसमर्पण कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस वजह से राजा रामचंद्र को राय रायन की उपाधि प्रदान की। ठीक है, बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला है, उसने दिल्ली में खाद्यान्न, वस्त्र, गुलामों और मवेशियों के लिए बाजार स्थापित किए। दूसरा, बाजार नियंत्रण अधिकारी सेना कहलाता। तीसरा, व्यापारी व्यापारियों का लेखा जोखा नहीं रहता था। और बोला उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही नहीं है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, तीसरा केवल 1 और 3 और चौथा केवल 3। भाई उसने ये तो बात सच है कि उसने दिल्ली में खाद्यान्न, वस्त्र और गुलामों और मवेशियों के लिए बाजार स्थापित किए थे। उसने बाजार नियंत्रण अधिकारी, ये भी मिलता है कि हाँ उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत किया था, तो ये भी सही है। भाई सीधी सी बात है, जब बाजार नियंत्रण, यहाँ पे ये लॉजिक लगाया जा सकता है कि बाजार नियंत्रण अधिकारी सेना था, जब नियंत्रण कर रहा है बाजार का, तो जाहिर सी बात है व्यापारियों का लेखा जोखा भी जरूर रखा जा रहा होगा। तो कौन सा? ये इसमें तीसरा गलत है। तो 13 का ऑप्शन ये है, क्योंकि सेना जो अधिकारी था ये व्यापारियों का लेखा जोखा यही रखता था। आगे बात करते हैं 14, दिल्ली सल्तनत का वह ऐसा कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा हिस्सा तय किया? तो कौन सा होगा इसमें? फिरोजशाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या डी इल्तुतमिश? तो इसमें होगा अलाउद्दीन खिलजी। भाई अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी सेना तैयार बनाई, और बड़ी सेना के लिए भू राजस्व की अधिक से अधिक वसूली, तो इसने आदेश दिया कि कहाँ से? मेरठ से और इलाहाबाद के बीच, मेरठ और इलाहाबाद के बीच में जो गंगा यमुना का दोआ पड़ता है, उस क्षेत्र से सीधा जो वसूल, जो एक तो था एकता व्यवस्था, लेकिन एकता व्यवस्था के तहत यहाँ से भू राजस्व नहीं वसूला जाता, बल्कि सीधा राज्य को, राज्य के जो अधिकारी थे वही डायरेक्ट ये दोआब से ये कर वसूलते थे, भू राजस्व। तो ये किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी ने, इसने एक आदेश दिया जिसके तहत मेरठ और इलाहाबाद के बीच में गंगा यमुना के दोआब से भू राजस्व को
का हिस्सा कृषि उपज का आधा तय कर दिया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नगद वेतन देने वाला सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो पहला है ऑप्शन इल्तुतमिश, दूसरा बलबन, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी, चौथा मोहम्मद बिन तुगलक। किसका? दिल्ली सल्तनत का ही पूछ रहा। तो भाई सैनिकों को जो नगद जो भूमि देता था, भूमि की जगह क्या देना स्टार्ट किया? नगद वेतन, जिससे सेना बड़ी से बड़ी खड़ी की जा सके। बाजार जो नियंत्रण प्रणाली ये खिलजी लाए थे, उसका उद्देश्य भी यही था कि मूल्य नियंत्रण किया जाए और जिससे बड़ी से बड़ी सेना रखी जा सके। तो नगद वेतन देने वाला पहला शासक दिल्ली सल्तनत का कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जैन मुनि जिन प्रभा सूरी किस सल्तनत कालीन शासक से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए। बात करें हम भाई मोहम्मद बिन तुगलक की, ये धर्म दर्शन के गहन अध्ययन किया है इसने। और इसी की बात करें तो जैन प्रभा सूरी मोहम्मद बिन तुगलक के शासन से ही संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक एक धार्मिक सहिष्णु शासक था। इसने जो हिंदू संत हैं, उनको भी काफी सम्मान दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जजिया को अलग कर के रूप में वसूलने की नीति अपनाई? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा बलबन, तीसरा फिरोज शाह तुगलक और चौथा मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा हुआ इसमें? 17। तो इसमें है फिरोज शाह तुगलक। भाई फिरोज शाह तुगलक ने ही जजिया को पहले क्या होता था, भू राजस्व के साथ ही जजिया कर वसूला जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, ये खुद को सच्चा मुसलमान समझता था। इसने जब इसका शासन था, उसी टाइम पे इसने राज्य को इस्लामी घोषित कर दिया और जजिया को भू राज्य से अलग कर दिया था। जजिया क्यों लगा, किस लिए लगाया जाता? कि जो गैर मुस्लिम लोग थे, गैर मुस्लिम यदि अपने धर्म को मानना है उन्हें, तो उनको जजिया कर देना पड़ेगा। इसलिए तो जजिया को अलग से वसूलने की प्रथा किसने शुरू की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये भी फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। बोल रहा है कौन सा कथन असत्य है? पहला, उसने दक्कन पर अधिकार हेतु प्रयत्न नहीं किया। दूसरा, उसके समय में बंगाल सल्तनत से बाहर हो गया। तीसरा, उसने सबसे लंबा संघर्ष गुजरात और ठट्टा के विद्रोह दबाने में किया। और चौथा, उसने उड़ीसा पर हमला नहीं किया। कौन सा होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 18। भाई ये बात तो सच है, पहला कि उसने दक्कन पर अधिकार हेतु प्रयत्न नहीं किया। ठीक है। उसके समय में बंगाल सल्तनत से बाहर हो गया था, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर एक कोई छोटा सा शासक था, जो स्थानीय शासक था, उसने यहाँ पे कब्जा कर लिया था। तीसरा, उसने सबसे लंबा संघर्ष गुजरात और ठट्टा का विद्रोह दबाने में किया था, ये भी सही है। लेकिन उसने उड़ीसा पर हमला नहीं किया, ये गलत है। लेकिन इसने उड़ीसा पर हमला तो किया था, वहाँ के मंदिरों में काफी लूटपाट मचाई, लेकिन हुआ क्या, इसने दिल्ली सल्तनत में उड़ीसा को नहीं मिलाया। इस वजह से इसका जो ऑप्शन है ये बी हो जाए। आगे, फिरोज तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बोला कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे आपको सबसे पहले यही देखना है कि कौन सा यहाँ पे सही सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। पहला, उसने एकता को वंशानुगत बनाया। उसने सेना में वंशानुगत सिद्धांत लागू किया। तीसरा, वह सिपाहियों को नगद वेतन देता था। और बोला उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो, इसने एकता को वंशानुगत बना दिया था, ये बात सही है भाई। अभी आप दिल्ली सल्तनत वाला वीडियो देखो जाकर के, उसमें सारी चीजें स्पष्ट हैं, आप देख सकते हो। तो फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इसने क्या किया, एकता को वंशानुगत बना दिया। इसका मतलब था यदि एकता का मालिक है, उसने बोला कि एकता व्यवस्था के बाद में यदि कोई व्यक्ति मरता है तो उसके बाद एकता का मालिक उसका बेटा होगा, बेटा ना होने पर उसका दास होगा, और दास ना होने दास, गुलाम और दामाद, इनकी तीन की बात है। बेटा ना होने पर दामाद होगा और दामाद ना हो तो गुलाम होगा, उसके एकता का मालिक। ऐसे ही सेना में वंशानुगत सिद्धांत लागू किया, ये भी सही है।
क्यों? कि इसने कहा कि जो वृद्ध सैनिक थे उनको शांति से जीने के लिए, और बोला उनसे कि आप शांति से जियो, अपने बेटों को भेजो सेना में, और यदि बेटे ना हो दामाद को भेजो, और दामाद ना हो तो अपने गुलामों को सेना में शामिल कीजिए। ठीक है। तीसरा, वह सिपाहियों को नगद वेतन देता था, ये भी सच है। तो 19 का क्या होना चाहिए? नहीं, ये सॉरी, वह सिपाहियों को नगद वेतन देता था, ये गलत है, क्योंकि सिपाहियों को नगद वेतन पहले मिलता था। लेकिन इसने क्या किया, जब वंशानुगत ये एकता को वंशानुगत बना दिया था, तो इसने सिपाहियों को यानी भूमि देना शुरू कर दिया था, कि वो उसी भूमि से राजा से वसूलते थे और अपना खर्चा चलाते थे। तो इस वजह इसका क्या होगा, पहला सही है भाई, दूसरा सही है और तीसरा गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक इकाइयों को पदानुक्रम में लगाइए। ये भी उसमें पढ़ाया हुआ है, आप देख लो जा करके। पहला, ए सिख गांव सूबा परगना। दूसरा, सिख जिले को कहा गया है, ये तो होगी नहीं। सूबा, सूबा सिख परगना गांव। तीसरा, सूबा गांव परगना सिख। और चौथा, परगना सूबा गांव सिख। तो कौन सा होना चाहिए भाई? सूबा प्रांत को कहेंगे, सिख जिला है, जिले के नीचे ब्लॉक लेवल को परगना कहेंगे, और ये फिर गांव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित है? तो ये रहट, और इसको दूसरे नाम से भी बोलते हैं अर्घट। ये यहाँ से पिछले 2-3 सालों में किसी में यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि ये रहट या अर्घट क्या है। तो ये क्या है? ऑप्शन 1 कर, दूसरा सिंचाई, तीसरा आवास से संबंधित, चौथा बंधुआ मजदूरी। तो ये रहट यानी एक बोरवेल से पानी निकालने की जो तकनीक थी उसको रहट या अर्घट बोलते थे। तो किससे संबंधित है ये? सिंचाई से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में जिम्मी किससे संबंधित है? ठीक। पहला, ऑप्शन ए जजिया अदा करने वाले मुस्लिम प्रजा। दूसरा, मुस्लिम शासन स्वीकार कर जजिया देने वाली हिंदू प्रजा। भाई जिम्मी की बात है, तो जजिया किससे वसूला जाता था? गैर मुस्लिमों से। सिंधु विजय पर भारत आने वाला तुर्क। और चौथा, ग्रामीण हिंदू कुलीन वर्ग। तो कौन सा होना चाहिए इसमें? इसमें आंसर होगा बी, मुस्लिम शासन स्वीकार कर, यानी जो भी गैर मुस्लिम थे उन्होंने यदि कानून व्यवस्था और प्रशासन स्वीकार कर लिया है दिल्ली सल्तनत का, वो जजिया देने वाली जो हिंदू प्रजा थी उसको किससे, उन्हीं को क्या बोलते थे? ये जिम्मी बोलते थे, जो जजिया कर देते थे। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बहमनी राज्य की स्थापना, इससे रिलेटेड वीडियो आज डल गया है, वो कल ही डल गया था, आप उसको भी जाकर देख सकते हो कि पहला जो है बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? पहला, हरिहर प्रथम। दूसरा, अलाउद्दीन हसन। तीसरा, मलिक काफूर। और चौथा, डी देव राय। कौन सा होना चाहिए इसमें भाई? यदि देखा जाए तो हरिहर प्रथम और देवराय, ये दोनों तो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1336 में। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य कमांडर था। तो बचा कौन? अलाउद्दीन हसन। तो इसका आंसर 23 का बी हो जाएगा। कब हुई थी स्थापना बहमनी साम्राज्य की? तो यदि हम इसकी बात करें तो ये 1343 में स्थापना हुई थी। कौन था उस टाइम? आप बताओ कमेंट करके कौन सा था उस टाइम पर शासक, जिसने मतलब दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश और कौन सा शासक था जिस समय बहमनी साम्राज्य की नींव रखी गई थी? किसने रखी? अलाउद्दीन हसन ने। अगला है, गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है मुजफ्फर शाह। दूसरा, अहमद शाह फर्स्ट। तीसरा, जफर खान। और चौथा, डी अलाउद्दीन हुसैन शाह। क्या हुआ इसमें? तो इसका आंसर है अहमद शाह फर्स्ट। भाई गुजरात का वास्तविक संस्थापक जो था वो मुजफ्फर शाह था, और जो मुजफ्फर शाह का जो पुत्र था
अहमद शाह, इसी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आगे बात करते हैं खतौली की लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई। भाई ये पानीपत के युद्ध से पहले लड़ा गया था युद्ध। इसका मतलब है लोधी वंश एक तरफ और दूसरा जो राजस्थान के एरिया में मालवा मेवाड़ और ये थे, उनके बीच में ये खतौली की लड़ाई हुई। तो इसमें पहला ऑप्शन है राणा कुंभा और इब्राहिम लोधी के मध्य, दूसरा राणा सांगा और इब्राहिम लोधी, तीसरा राणा कुंभा और बाबर, और चौथा राणा सांगा और महमूद। तो भाई बाबर की बात करें तो बाबर को तो काट दो, कि बाबर के साथ में तो पानीपत की लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोधी के साथ में। ठीक है, बचे हमारे पास में राणा कुंभा और इब्राहिम लोधी, तो राणा सांगा और इब्राहिम लोधी। ठीक, तो ये जो लड़ाई लड़ी गई थी भाई राणा कुंभा और इब्राहिम लोधी, ये महमूद सेकंड, हम इसको भी काट सकते हैं। बचे हमारे पास में दो ही ऑप्शन, और दो में से कौन सा सही होगा इसमें? तो इसमें आंसर है आपका बी, राणा सांगा और इब्राहिम लोधी। अब वो क्या, ये जो इब्राहिम लोधी है, इब्राहिम लोधी जब इसने मालवा ने इसे पराजित कर दिया था, और मालवा की वजह से चिंतित होकर के इसने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, और मेवाड़ का कौन था शासक? राणा सांगा, और राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया। अब ये देखो ना, ये आपको कि हाँ खतौली की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। आगे बहलोल लोधी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी लोधी के बारे में। ऑप्शन ए, उसे सरहिंद की इक्तादारी प्राप्त थी, दूसरा उसने खोखरों की शक्ति पर अंकुश लगाया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल वन, दूसरा केवल टू, तीसरा वन और टू दोनों, और तीसरा चौथा है न तो वन और ना ही टू। तो क्या होगा भाई? बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। तो यह था कि जब अफगान शासकों का पंजाब पर कब्जा हो गया था, तो बहलोल लोधी को इक्ता गद्दारी कहाँ की मिली थी? सरहिंद की मिली थी। ठीक है, जब ठीक है तो पंजाब में ही ये जाति थी, जनजाति खोकर, उनका भी वर्चस्व था। तो बहलोल लोधी ने क्या किया, इन खोखरों की जात जो शक्ति थी उस पर अंकुश लगाया पंजाब एरिया में। ये दोनों कहाँ से संबंधित हैं? पंजाब से। ठीक है, तो इसका मतलब इसके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सिकंदर लोधी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन वन, उसने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की। ये तो सभी जानते हैं कि आगरा नगर की स्थापना की, सही है। दूसरा, उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है? उसने आगरा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसका भाई उसने आगरा नगर की जो स्थापना किस लिए की थी? ये इसने सोचा कि जो राजस्थान, ये मालवा और गुजरात, जो गुजरात मालवा और राजस्थान को जाने वाला जो मार्ग था उस पर नियंत्रण अपना नियंत्रण मजबूत बनाए रखने के लिए उसने आगरा नगर की स्थापना की थी, और दिल्ली के बाद जो दूसरी राजधानी उसने बनाई इसी वजह से आगरा बनाई। तो ऑप्शन 27 का सी हो जाएगा। ऑप्शन 28, क्वेश्चन नंबर 28। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्ज ए मामलिक सैन्य विभाग का प्रमुख था, दूसरा अर्ज ए मामलिक सेना का भी प्रमुख था, सेना का प्रमुख भी था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल वन, केवल टू, या दोनों सही, ना तो वन ना टू? कौन सा सही होगा इसमें? 28 भाई, अर्ज ए मामलिक और अर्ज ए मामलिक ये सैन्य विभाग का प्रमुख था। भाई बात करें तो सेना का भी प्रमुख था अर्ज ए मामलिक। भाई सेना का जो मैन हेड था वो तो वही होता था ना, प्रमुख जो शासक था। तो अर्ज ए मामलिक भाई सैन्य विभाग का प्रमुख की बात कर रहा था, तो ये तो इस हिसाब से गलत हो जाएगा। अर्ज ए मामलिक सेना का प्रमुख भी था, क्योंकि सेना का मेन हेड तो शासक ही होता था। ठीक है, यही का युद्ध के समय अधिकांश मामलों में यही सेना की कमांड संभालता था। तो इसका 28 का ए राइट हो जाएगा।
ये सही। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, सिकंदर लोधी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो पहला, उसने अनाज पर से चुंगी हटा दी थी। दूसरा, उसने पैमाइश का एक नया पैमाना गजे सिकंदरी प्रारंभ किया। तीसरा, लगान हेतु सूचियां बनवाई जो शेरशाह के समय तक प्रयोग की गई। और चौथा, उसने हिंदुओं पर जजिया नहीं लगाया। सिकंदर लोधी 29 का क्या होगा इसमें? सही नहीं है पूछ रहा। तो उसने अनाज पर से चुंगी हटा दी थी सिकंदर लोधी ने, ये सच बात है। उसने गजे सिकंदरी पैमाना, ये जुते हुए खेत के लिए 12 अंकों का होता था गजे सिकंदरी पैमाना, ये भी सही है। लगाने तो उसने सूचियां बनवाई जो शेरशाह के समय प्रयोग की गई थी। और उसने हिंदुओं पर जजिया नहीं लगाया, ये गलत है। हिंदुओं पर फिर से जजिया लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का कोई शासक है तो वो सिकंदर लोधी। इसका ऑप्शन यहाँ आ जाएगा कि सही नहीं है, तो उसने हिंदुओं पर जजिया लगाया था। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत के किस फारसी लेखक को नायक का खिताब दिया गया था? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी मौलिक मोहम्मद जायसी, सी विज्ञानेश्वर, और चौथा डी नक्शवी। तो क्या होगा इसमें? नहीं, इसमें ऑप्शन होगा अमीर खुसरो। जन्म कहाँ हुआ था अमीर खुसरो का? बदायूं में, यूपी में। ठीक है। अमीर खुसरो की बात करें तो ये निजामुद्दीन औलिया की जो सभा थी, जो थे निजामुद्दीन औलिया, उनके दरबार में सभा में जाते थे और वहीं पर इनको नायक की उपाधि दी गई थी। दूसरा, चलो आगे इतना ही काफ़ी है इसमें, अमीर खुसरो। आगे बात करते हैं। ये भी हमारे नोट्स में है, आप वीडियो जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31, उलूक और दावा व्यवस्था का संबंध तुगलक काल में निम्नलिखित में से किससे था? पहला, शिल्प से। दूसरा, डाक व्यवस्था से। तीसरा, लंबी दूरी के व्यापार से। और चौथा, समाज में नैतिकता बनाए रखने वाले नियमों से। ठीक है। तो उलूक दावा क्या है? उलूक दावा है डाक व्यवस्था से संबंधित। ये दो थे, उलूक और दावा। एक पैदल जो डाक भेजते थे, दूसरा जो घोड़ों पर डाक भेजते थे। जो घोड़ों पे भेजते, जो घोड़ों से डाक अब पते पर पहुंचाते थे उनको उलोग बोला जाता, और जो दावा, जो पैदल डाक पहुंचाते थे उनको दावा कहा जाता था। आगे बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है? पहला, सैन्य कमांडरों को राज्य क्षेत्रों के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें प्रबंधन के लिए भूमि सौंपी गई। दूसरा, इस भूमि को इक्ता कहा जाता था तथा उसके धारक को मुक्ति कहा जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? केवल वन, केवल टू, के दोनों सही, या ना तो वन ना ही टू? भाई, सैन्य कमांडर को राज्य क्षेत्र के गवर्नर के रूप में भी नियुक्त किया जाता है, सही बात है। उन्हें प्रबंधन के लिए भूमि, और ये भूमि से अपना खुद का खर्च और सेना का खर्च, दूसरा व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देते थे। इस भूमि को इक्ता कहा जाता था, ये भी बात सही है। और उसके धारक को क्या कहा जाता था? मुक्ति कहा जाता था। यानी दोनों ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, मध्यकालीन भारत में गनीम से क्या अर्थ है? ये एक प्रकार का तोरण द्वार है। दूसरा, विद्वानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता है। तीसरा, शाही पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी है। और चौथा डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है, इनमें से कोई सा नहीं है, इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, डी है। क्योंकि जो लूट का माल था, और लूट का माल जो सैनिक लूटते थे, और दूसरा जो खजाना इन्हें जमीन में गड़ा हुआ मिल जाता था, तो उसी को गनीम बोलते थे। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसके विस्तार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए मीर को ही विभाग की स्थापना की? यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा दिल्ली सल्तनत तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहला राजस्व, दूसरा कृषि, तीसरा मुद्रा, चौथा सैन्य। तो इसका आंसर है कृषि। कृषि को बेहतर बनाने के लिए दीवान ए मीर को ही की मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर ये फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों को जजिया के भुगतान से छूट प्रदान की थी।
दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में 3 बाजारों की स्थापना की और मूल्यों को नियंत्रित किया। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये सही है? पहला केवल वन, दूसरा केवल टू, तीसरा वन और दो, टू दोनों, और चौथा न तो वन और न ही टू। क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 35। तो ये कौन सा? भाई, फिरोजशाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर से जजिया के भुगतान से छूट प्रदान की थी। ये गलत है, क्योंकि यही पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया था। दूसरा, ये गलत है। दूसरा, भाई इसने अलाउद्दीन खिलजी ने 3 बाजारों की स्थापना की थी, खाद्यान्न के लिए और कपड़ों के लिए, और तीसरा दासों के लिए। ठीक है, और मूल्यों को नियंत्रित किया। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 35 का? केवल बी। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, फिरोजशाह तुगलक ने सोने और चांदी के सिक्कों के स्थान पर अदली नामक सिक्के जारी किए। दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अद्दा और विक नामक तांबा और चांदी मिश्रित 2 सिक्के चलाए। तो कौन सा होगा? उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल वन, केवल टू, एक और दो दोनों, दूसरा न तो वन और न ही टू। भाई इसमें कुछ नहीं किया है भाई, इसका एक दूसरे का एक्सचेंज कर दो तो इसका आंसर निकल आएगा। तो इसका मतलब है मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने और चांदी के स्थान सिक्कों के स्थान पर अदली नामक सिक्का चलाया था। ठीक है। और दूसरा, फिरोजशाह तुगलक ने अद्दा और विक नामक तांबा और चांदी मिश्रित 2 सिक्के चलाए थे। इसका मतलब 36 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 37, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय घोड़ों की तुलना में तुर्कों के घोड़े श्रेष्ठ थे। दूसरा, तुर्कों के पास विशाल पैदल सेना थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा, ये कौन से सही है? केवल वन, केवल टू, दोनों सही, या ना तो वन सही है ना ही दो सही। तो भाई ये बात तो सच थी कि भारतीय घोड़ों की तुलना में तुर्कों के घोड़े श्रेष्ठ थे। और दूसरा, तुर्कों के पास, ये भारतीय घोड़ों की तुलना में भारतीय किस पे गर्व करते थे भाई? भारत में हाथी होते थे और हाथियों की वजह से भारतीय गर्व करते थे और घोड़ों पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। और जबकि तुर्क में घोड़े ही सर्वश्रेष्ठ होते थे चलने के लिए, सेना के लिए। दूसरा, तुर्कों के पास विशाल पैदल सेना थी। भाई इन्होंने एकता व्यवस्था और सामंती तत्वों पर आधारित सेना खड़ी की थी, तो इनकी सेना विशाल थी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है। 37। क्वेश्चन नंबर 38। बलबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने नासिरुद्दीन महमूद के हिसाब से में नायब का पद धारण किया। दूसरा, उसने मदिरा का सेवन त्याग दिया और दरबार में हंसी मजाक पर प्रतिबंध लगाया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या है? तो पहला केवल वन, दूसरा केवल टू, तीसरा वन और टू दोनों, और चौथा है ना तो वन और ना ही टू। कौन सा होगा इसमें आंसर? तो इसका आंसर होगा भाई, मदिरा का सेवन त्याग दिया था इसने और दरबार में हंसी मजाक। इसने मदिरा का सेवन के इस वजह से त्याग दिया था, ये सोचता था कि हाँ यदि मैं मदिरा नहीं, शराब नहीं पीऊँ, सेवन नहीं करूँगा तो मेरी नींद में कोई हत्या नहीं कर पाएगी। इसलिए इसने मदिरा का सेवन और दरबार में हंसी मजाक, अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए हंसी मजाक पर भी प्रतिबंध लगाया। दूसरा, नसरुद्दीन महमूद, इसने बलबन ने अपनी बेटी की शादी इसी से की थी और इसी को षड्यंत्र रच के शासक बनाया था गुलाम वंश का, जिसके आगे बलबन बनता है। तो नासिरुद्दीन महमूद ने नायब, जो नासिरुद्दीन महमूद जब ये शासक बन गया तो इसका पद खाली हो गया नायब का। तो नायब का पद किसे दे दिया गया था? बलबन को। तो इसलिए कौन सा सही हो जाएगा इसका? 38 का दोनों सही है। आगे, खजाइनुल फतू नामक साहित्य में निम्नलिखित में से किस शासक के शौर्य का वर्णन किया गया? अब यदि आपको ये पहले पता होगा हाँ ये खजाइनुल फतू किसकी रचना है, तो हो सकता है आप पकड़ ले जाओ क्वेश्चन को। तो ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा बलबन, चौथा इल्तुतमिश। कौन सा होगा इसमें? 39 का। तो इसका है अलाउद्दीन खिलजी के समय खजाइनुल फतू। इसमें चर्चा की गई है कि
ये अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, या युग विजेता, या जनता का चरवाहा जैसी संज्ञा दी गई है खजाइनुल फतुहों में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले थे? ये क्वेश्चन कई जगह यूपीपीसीएस में भी पूछा हुआ है, यूपीएससी में भी एक बार पूछा हुआ है, और 2-4 एग्जाम ऐसे हैं, हाँ, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता रहता है। फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ कहाँ से मिले? सिकंदरा, भूल जाओ। पंचकुला, कभी दिमाग में मत लाना इसको। और सिकंदरा, पंचकुला दोनों को यहाँ से हटा दो तो ऑप्शन क्या बचता है? चोपड़ा और मेरठ से मिले थे। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? पहला, एकता एक राजस्व एकत्र करने की व्यवस्था थी। दूसरा, सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। तीसरा, एकता से एकत्रित राजस्व सीधे सुल्तान के खाते में जाता था। चौथा, मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व सैनिक रखने पड़ते थे। तो भाई, एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी दिल्ली सल्तनत, ये तो बात सही है। दूसरा, सियासतनामा, आपने यदि नोट्स, यदि उस वीडियो को देखना दिल्ली सल्तनत पर बनी हुई को, उसके प्रशासन पे, राजनीति और प्रशासन पर बनी हुई है, उसमें ये सारी चीजें बताई गई। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का प्रमुख स्रोत था, ये भी सही है। एकता से एकत्रित राजस्व सीधे सुल्तान के खाते में भेजा जाता था, ये गलत है भाई। एकता व्यवस्था का मतलब, एकता का जो प्रमुख होता था उसको मुक्ति कहते थे। तो मुक्ति का काम क्या था? सेना का निर्माण करना, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देना, और वहां से राजस्व एकत्रित करना। ठीक है, और बात करते हैं, और जो शेष राजस्व बचता था, खजाना, वो राज्य के खाते में जाता था, राजा के खाते, ये सुल्तान के खाते में। ठीक है, तो इसका मतलब मुक्ति को एकता से राजस्व, हाँ सही, एकता के जो मालिक हो तो मुक्ति कहा जाता था, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? सी सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस वंश के संदर्भ में कहा जाता है कि उनका राजत्व सिद्धांत समानता पर आधारित था और उनकी शासन व्यवस्था राजतंत्र न होकर कुलीन तंत्र थी? पहला ए सैयद वंश, दूसरा तुगलक वंश, तीसरा गुलाम वंश, चौथा लोधी वंश। कौन सा होना चाहिए इसमें? 42। तो इसका आंसर है उनका राजत्व सिद्धांत, ये सी आंसर है इसका, तुगलक वंश। चलो आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों के बारे में बात की जा रही है। तो उसने भूमि के निशुल्क अनुदान को जब्त करने का आदेश दिया, परंतु धार्मिक अनुदानों को रोकने हेतु कोई कदम नहीं उठाया। दूसरा, मुफ्त खराज पद का सृजन किया गया और उसे राजस्व एकत्र करने का कार्य सौंपा गया। दूसरा, सेना वह अधिकार जो व्यापारी को रिकॉर्ड रखने तथा मूल्यों की को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो मुफ्त खराज पद, सही बात है, ये सही है। दूसरा सेना, ये भी ठीक है, लेकिन वो बोला भूमि को, भाई खालसा भूमि की स्थापना किसने की? तो ये बोला कौन सा सही है? केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1 2 3, तो 2 और 3 तो राइट। और ये जब इसने खालसा भूमि का निर्माण किया तो इस वजह से गलत हो जाएगा ना। अब एक को यदि हम कट कर दें तो 3 ऑप्शन कट जाएंगे, ये होता लॉजिक। तो इसका आंसर होगा 2 3। आगे बात करते हैं। सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की? पहला अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा सिकंदर लोदी, तीसरा इल्तुतमिश, और चौथा बलबन। तो बात करते हैं भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। और अगला शासक कौन बना? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? लाहौर से दिल्ली। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खून और फौलाद की नीति, या इसको रक्त और लोह की नीति भी बोलते हैं, किसने अपनाई थी? तो ये नीति अपनाई थी, ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा बलबन, तीसरा मोहम्मद तुगलक, और चौथा सिकंदर लोधी। तो ये नीति अपनाई बलबन ने। तो इसमें था क्या? खून और फौलाद की नीति में तो ये अपने जो विरोधी थे, विरोधियों को दमन किया, इसकी नीति के तहत विरोधियों को दमन कर
और दूसरा महिला और बच्चों को इसने दास बना लिया। उसी के लिए खून और फौलाद की नीति अपनाएगी बलबन ने। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन मंगोल योद्धा युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट तक जा पहुंचा? चंगेज खां, दूसरा बातू खां, तीसरा तेर बहादुर, चौथा इनमें से कोई नहीं। ये तो सब ये जानते होंगे, कौन सा होगा इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा ए, चंगेज खां। चंगेज खां ही जलालुद्दीन नांगवरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट तक आ पहुंचा था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कराया था? कैकुबाद, पहला ऑप्शन जलालुद्दीन खिलजी, तीसरा नासिरुद्दीन महमूद, चौथा निजाम उल मुल्क जुनैदी। भाई षड्यंत्र, बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद को षड्यंत्र कर रच के नासिरुद्दीन महमूद को क्या बनाया? शासक बनाया। और शासक बनाने के बाद में अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से कराया था। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। चहलगामी या चालीसा कौन थे? पहला उलेमा, दूसरा अफगान सैनिक, तो तीसरा तुर्क सरदार, चौथा रजिया के वफादार। क्या होगा? तुर्क, ये चहलगामी या चालीसा, ये तुर्क चालीसा इसको कहा है, ये थे तुर्क सरदार। किसने तुर्क चालीसा? एक चालीसा, इसका गठन किसने किया था? तो ये किया था इल्तुतमिश ने, तुर्क चालीस का। और इसको यदि बंद कर दिया था, खत्म किया किसने? कि खुद पे कोई कोई सीनियर ना रहे, शासन करने वाला ना रहे, ये इसको बलबन ने खत्म कर दिया। तो क्या था? ये थे तुर्क सरदारों का एक 40 लोगों का एक संगठन था जो दरबार में शासक की सहायता करता था। आगे बात करें, रजिया का विश्वास पात्र अमीर याकूत खां। अमीर याकूत खां एक गैर सामंत था, जिसकी वजह से जो तुर्क सरदार है वो भी विरोधी हो गए थे। तो बोल रहा है कहाँ का निवासी था? ऑप्शन है ईरान, दूसरा मिस्र, तीसरा अबिसिनिया, चौथा मंगोल। क्या होगा इसमें? याकूत खां। तो इसका आंसर है सी, ये अबिसिनिया का निवासी। लास्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो अब तुगलक है भाई, तो सीधा के पीछे तुगलक होना चाहिए लगा हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो पहला अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी के समय था। मलिक काफूर, ये भी उसी समय था। तीसरा गाजी मलिक, चौथा मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बाद में आया। तो गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक था। ये हो गया आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको भी ये वीडियो या क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो कमेंट करो और आगे बताओ। हम ऐसे ही क्वेश्चन हर एक टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। यदि आपको ये अच्छे लगे हो क्वेश्चन तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, जो आपको जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें प्राप्त हो सके। थैंक यू।